हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चिंजन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश वॉइस चिंजन पे आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार आपको कंटिन्यूअस लिटरेरी टर्म्स की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं और वीडियोस मिलती भी जा रही हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। मैं कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि सर फ़ॉन्ट छोटा है, साफ दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ कीजिए। और रही बात फ़ॉन्ट छोटा है, तो ये देखिए नोट्स के पेज हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा हो, मगर हाँ, जिनके पास नोट्स हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप भी चाहें तो आप भी नोट्स परचेज कर सकते हैं, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये तो नोट्स हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो क्योंकि मैं इनको जूम करूँगा तो फिर कुछ ना कुछ कटेगा, दिक्कत होगी, इसलिए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये लास्ट पार्ट है लिटरेरी टर्म्स का और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पे आएंगे, उन्हें शुरू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका परसोना। क्या मतलब है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, इज द इमेज और पर्सनैलिटी दैट अ पर्सन प्रेजेंट्स ऑन अ पब्लिक और इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। पर्सोना एक तरह से इमेज होती है किसी व्यक्ति की, जो किसी एक परफेक्ट सेटिंग में अपनी आप की इमेज बनाता है, उसे पर्सोना बोलते हैं। इसे लिखा हुआ है इमेज या व्यक्तित्व, जो हमने व्यक्तित्व क्रिएट किया है, जो अपनी छवि किसी के सामने बनाई है, दैट इज कॉल्ड पर्सोना। ठीक है, नेक्स्ट है प्लिनेज्म, टेटोलॉजी, पेरिफ्रेसिस, सर्कमलोक्यूशन। ये 4 वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स के मीनिंग सेम है, कोई सा भी आ जाए उन सबका मतलब एक ही है। और क्या है? द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन इज नेसेसरी, मतलब जहाँ एक शब्द की जरूरत हो वहाँ आप एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेनाइज्म, टेटोलॉजी, पेरिफ्रेसिस, सर्कमलोक्यूशन। मतलब कैसे एक बात को घुमा फिरा कर बात कहना, दैट इज। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, सी विद योर आईज इंस्टेड ऑफ सी। ठीक है, सी विद योर आईज इंस्टेड ऑफ सी। अब उन्होंने कहा अपनी आंखों से देखिए, आंखों से देखिए। अब ये बताइए कानों से देखता कौन है, मुंह से कौन देखता है? आंख देखने का मतलब क्या? आंखों से देखने का मतलब है, तो सीधी सी बात है, आंखों से देख रहे होंगे। तो क्या ये लिखना जरूरी था कि सी विद योर आईज, अपनी आंखों से देखो? कई बार हम भी बोल जाते हैं अपनी आंखों से देख, अपने कानों से सुन। ठीक है, तो ये क्या है? यही सर्कमलोक्यूशन है। ठीक है, घुमा फिरा कर बात कहना। तो वो लिखा है सी विद योर आईज इंस्टेड ऑफ सी, सी के स्थान पर सी विद योर आईज कर दिया है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर इन अ राउंड सर्कल, बच्चे एक राउंड सर्कल में है। सर्कल आप जानते हैं अपने आप में एक राउंड होता है, तो राउंड लगाने की जरूरत क्या थी? इसे सुपरफ्लूस बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जहां अनगिनत शब्दों का यूज किया जाता है जो आवश्यक नहीं होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अपना टर्म पोएटेस्टर्स, अ पर्सन हु राइट्स इंफीरियर पोएट्री। ठीक है, एक व्यक्ति, एक राइटर जो छोटी मोटी पोएट्री, छोटे मोटे काव्य लिखता हो, उन्हें बोलते हैं पोइट एस्टर्स। ठीक है, ये टर्म कॉइंड हुआ था किसमें? लैटिन भाषा में। किसके द्वारा? भाई इरेस्मस के द्वारा इन 1521। खास तौर से जो बोल्ड हैं उन पर आप फोकस कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस क्या है? अब सीधी सी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस, पोइटिक लाइसेंस, किसी चीज़ का लाइसेंस होता है तो हमें उस चीज़ में क्या है, राहत मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है उसे यूज़ करने की। तो वही चीज़ है पोइटिक लाइसेंस, द फ्रीडम ऑफ एन आर्टिस्ट और राइटर। राइटर या आर्टिस्ट के लिए क्या होती है? फ्रीडम होती है, जो चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है रूल्स को, नियमों को, फैक्ट्स, तथ्यों को, डिटेल्स को। और वी कैन से लिबर्टी विद लैंग्वेज। आप सीधी बात इस पर फोकस कीजिए। पोएटिक लाइसेंस का मतलब क्या है? राइटर या आर्टिस्ट को क्या मिल जाए? भाषा के साथ छेड़छाड़ की वो मिल जाए, फ्रीडम, आज़ादी मिल जाए, लिबर्टी विद लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। एंड फैक्ट्स इन पोएट्री दैट अ पोएट एंजॉयज, जैसे पोएट क्या करता है? एंजॉय करता है। लिखा हुआ है द लिबर्टी विच पोएट्स हैव एज्यूम टू देमसेल्फ, और किसने लिखा है? बाय जॉन ड्राइडर। ठीक है, द ग्रेट रेस्टोरेशन पोएट। जैसे देखिए, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। अब यहाँ पे लेफ्ट है, और लीप की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? लीप्ट। और यहाँ पे क्या लिखा है? लेफ्ट। तो इन्होंने क्या वर्ड यूज कर लिया? कई बार हम पोइट्री में देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से यूज करते हैं।
ताकि वो सूट करें उन अगली लाइनों पर। तो वो क्या होता है, इन्हें यूज़ करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, पोएटिक लाइसेंस। प्रोलेटेरियन नोवेल नेक्स्ट है, सीधी सी बात है, ये कैसे होते हैं, वर्किंग क्लास नोवेल होते हैं, सोशलिस्ट नोवेल होते हैं, सोशल प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है इन नोवेल्स में, लोअर क्लास, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द लाइव्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं जीवन किसके, एक मजदूर का, एक वर्किंग मैन का, और अदर मेंबर्स ऑफ लोअर क्लास, और लोअर क्लास के अदर मेंबर्स के, दूसरे सदस्यों का। These novels are known as working class novel, इन्हें हम दूसरे नोवेल वर्किंग क्लास नोवेल के नाम से भी जानते हैं, सोशलिस्ट नोवेल भी कहते हैं, सोशल प्रॉब्लम नोवेल भी कहते हैं, प्रोपेगेंडा और थीसिस नोवेल भी कहते हैं, और सोशलिस्ट रियलिज्म नोवेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है पैनेजेरिक, स्पीच होती है और एक तरह से पीस ऑफ राइटिंग है, जो किसी व्यक्ति या किसी घटना की क्या करता है, प्रशंसा करता है, उसे बोलते हैं पैनेजेरिक। नेक्स्ट पैंटोमाइम, पैंटोमाइम काइंड ऑफ इंग्लिश ड्रामा, एक तरह से मूक अभिनय। कैसा होता है, मूक अभिनय, जिसमें बोलता कुछ नहीं, बस एक्टिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है। आप सोच सकते हैं एक आलम आरा मूवी थी जिसमें कोई बोलचाल नहीं, बस एक्टिंग एक्टिंग है। जैसे आप चार्ली चैपलिन के आप शो देख सकते हैं, कोई बोलचाल नहीं है, बस हरकतें हैं, कुछ भी एक्टिंग है। मूक अभिनय, जिनमें सिर्फ अभिनय तो होता है परंतु क्या मूक होता है, मतलब मुंह से नहीं बोला जाता है। काइंड ऑफ इंग्लिश ड्रामा बेस्ड ऑन अ फेयरी टेल, फेयरी टेल पे बेस्ड होता है। ट्रेडिशनल स्टोरी होती है विद म्यूजिक, म्यूजिक होता है, डांसिंग एंड क्लाउनिंग। पेरिपेशिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेरिपेशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अ सडन चेंज ऑफ फॉर्चून, अ सडन चेंज ऑफ फॉर्चून इन ड्रामा और लाइफ, मतलब किसी के भाग्य में अचानक परिवर्तन आ जाए। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में हर किसी के भाग्य में अचानक परिवर्तन आया है, और जहां अचानक भाग्य में परिवर्तन आ जाए उसे बोलते हैं पेरिपेशिया। पीजीटी 2021 में आया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है, गौर कीजिए। प्लेजरिज्म, किसी के विचारों, कला की चोरी, उसे बोलते हैं प्लेजरिज्म, वन वर्ड भी है। लिटरेरी थेफ्ट बोलते हैं इसके लिए, वन हु डज लिटरेरी थेफ्ट ऑफ समवन एज, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, एंड द पर्सन हु डज सो इज कॉल्ड प्लेजरिस्ट, ठीक है। प्लेजरिज्म द एक्ट ऑफ टेकिंग एंड यूजिंग अनदर पर्सन्स थॉट, मतलब किसी के विचारों की, किसी के साहित्यिक विचारों की, किसी साहित्यिक कला की, ठीक है, राइटिंग की, या किसी के आविष्कारों की चोरी करना क्या कहलाता है, प्लेजरिज्म। लिटरेरी थेफ्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, लिटरेरी थेफ्ट, और ऐसा करने वाले को बोलते हैं प्लेजरिस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट पोलेमिक, पोलेमिक अ वर्क विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल, एक वर्क, एक रचना जो विवादात्मक होती है, आर्गुमेंटेटिव होती है, बहसात्मक होती है, किसमें, नेचर में, उसे बोलते हैं पोलेमिक। विलियम जॉन मिल्टन के कुछ पोलेमिक ट्रैक्ट भी हैं। प्रोटागोनिस्ट आप जानते ही हैं, आई होप, एंटागोनिस्ट अपोजिट होता है जस्ट किसके, प्रोटागोनिस्ट के। प्रोटागोनिस्ट चीफ पर्सन इन ड्रामा और प्लॉट ऑफ स्टोरी, किसी भी स्टोरी या कहानी में कोई जो मेन पर्सन होता है उसे बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। उसके बाद है रिफ्रेन, अ रिपीटेड वर्ड, कोई रिपीटेड वर्ड हो, फ्रेज हो, या लाइन हो, या ग्रुप ऑफ लाइंस नॉर्मली किसी फिक्स्ड पोजीशन पे रिपीट होते हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे लाइन हो, चाहे ग्रुप ऑफ लाइंस हो, किसी फिक्स्ड पोजीशन पर रिपीट होते हैं, उन्हें स्टेंजक फॉर्म में, उन्हें बोलते हैं क्या, रेफ्रेन। जैसे आपने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम है द लेडी ऑफ सैलेट, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो हर 4 लाइन पर एक लाइन आती है द लेडी ऑफ सैलेट। फिक्स्ड स्टेंजा फिक्स्ड है, फिक्स्ड स्टेंजा में एक फिक्स जगह वो लाइन आती है, दैट इज कॉल्ड रेफरेन। सटायर आप जानते हैं, सटायर उपहास, एक तरीके से उपहास होता है। देयर वर 2 सटायर्स बिफोर, पहले 2 सटायर्स हुआ करते थे। हॉरेशियन, ठीक है, अब जानते हैं हॉरेशियन है तो हॉरस से होगा, हॉरस कौन थे, एक रोमन पोइट थे। एक जुवेनेलियन, जुवेनल ये भी रोमन थे। 2 तरह के सटायर हैं, हॉरेशियन सटायर और जुवेनेलियन सटायर,
ठीक है। हॉर्शियन सटायर टिपिकली कॉमिक सटायर होता है, जैसे द रेप ऑफ द लॉक, चुटिया काट दी जाती है बेलिंडा की। जुवेनियल सटायर ट्रेजिक सटायर होता है, जैसे एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रेजिक सटायर है। ये हो गया जुवेनियल सटायर। और थर्ड है इस मैनिपिन सटायर, वर्ल्ड व्यू सटायर बोलते हैं इसे, एंड बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक सटायर। इसमें दोनों सटायर होते हैं, कॉमिक भी सटायर होता है और ट्रेजिक सटायर भी होता है। एग्जाम्पल भी दिए हुए गुलिवर्स ट्रेवल का, गुलिवर्स ट्रेवल है, ठीक है, जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा है। द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ हकलीबेरी और अमेरिकन साइको। दीज आर ऑल सटायर which are divided into two parts or maybe in three parts. First one is Horatian satire, second one is Juvenalian satire, and the third is the combo of both given above, Horatian and Juvenalian. Third is Manichaean satire. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका साउथर्न एग्रारियंस। क्या है ये? रेफर्स एक समूह है, एक ग्रुप है किसका? साउथर्न अमेरिकन पोइट्स का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथर्न एग्रारियंस किसका वो ग्रुप है। अब वहाँ अमेरिकन कर दें, अफ्रीकन कर दें, देश चेंज कर सकते हैं, या ध्यान रखिए। और ये भी चेंज कर सकते हैं, पोइट्स का ग्रुप है या ड्रामेटिस्ट का ग्रुप है, किसका ग्रुप है। बेस्ड आधारित है किस पर? ओरिजिनली एट वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। किस पर? वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो बोल्ड हैं उन पर फोकस कीजिए। हु एक्सप्रेशली, जिन्होंने रिप्यूडिएट किया था, त्यागा था किसको? कई मॉडर्निस्ट डेवलपमेंट को, इन फेवर ऑफ किसके फेवर में? मैट्रिकल वर्स और नरेटिव वर्स के फेवर में। कौन थे इसमें पोइट? जॉन गो रैनसम, रॉबर्ट पेन बारेन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा सिनेस्थेशिया, ब्लेंडिंग ऑफ सेंसेस, मतलब इंद्रियों का मिक्स होना, या कह सकते हैं इंद्रियों का इस तरह से यूज करना कि एक समय पर हम देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, ठीक है, महसूस भी कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड सिनेस्थेसिया। ब्लेंडिंग ऑफ सेंसेस, इंप्रेशन बाय यूजिंग वर्ड्स दैट नॉर्मल डिस्क्राइब अनदर। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, हियरिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कलर्स इन योर माइंड। दिमाग, अब म्यूजिक सुन रहे हैं, सपोज करिए कोई ऐसा गाना है इसमें कलर्स, म्यूजिक, उसके लिरिक्स में सब कुछ चीज़ें हैं, गाने भी हैं, वो गीत है, कलर है, और वो हम सब चीज़ें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सिनेस्थेसिया। कई बार ऐसा होता है, कोई हमें अपनी कहानी बताता है तो हम उस चीज़ को मन में देखने लग जाते हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ब्लेंडिंग ऑफ सेंस, हियरिंग एंड सीइंग। दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ सेंस, दैट इज कॉल्ड इन वन वर्ड, दैट इज सिनेस्थेसिया। सेस्टेट, a stanza of 6 lines, फोकस, 6 लाइन का है, इसे बोलते हैं क्या? सेस्टेट। स्पेंसियरियन स्टेंजा आया हुआ है। कुछ ऐसे भी लिटरेरी टर्म्स हैं जिन पर मैं लिख नहीं पाया, टीजीटीपीटी का आए हैं, मगर आए हुए हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं। स्पेंसियरियन स्टेंजा 9 लाइन स्टेंजा है, 9 लाइन का स्टेंजा होता है स्पेंसियरियन स्टेंजा। जिसे किसने यूज किया है? ऑफ कोर्स नाम से मालूम पड़ रहा है, स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लिंक्ड क्वार्टेंस होते हैं, 2 क्वार्टेंस होते हैं 4-4 लाइन के। 9 लाइन है और 2 क्वार्टेंस हैं 4-4 लाइन के, ठीक है। और किसमें है? आयम्बिक पेंटामीटर, ये मैंने आपको मीटर में पढ़ाया था। आयम्बिक, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, जिसमें राउंड ऑफ खत्म होता है किससे? 8 लाइन। एंड अलेक्जेंड्रियन रैमिंग विद द 8 लाइन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, नॉनसेंस, और ऐसा थिएटर, थिएटर तो आप जानते ही हैं। इट वॉज मार्टिन एजलिन, का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस टर्म को, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को क्या किया? कॉइन किया, ठीक है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बिगेन, शुरू हुआ किसमें? 1950 से लेके 1980s में। इट वॉज सैमुअल बेकेट थे, जिनकी डेथ हुई 1989 में, और इस आंदोलन का क्या हो गया? अंत हो गया। सैमुअल बेकेट का वर्क है ये, वेटिंग फॉर गुडेट, हेरोल्ड पिंटर, एल्बर्ट यूजिन, स्कॉट, टॉम स्टॉपार्ड, ये कुछ फेमस इसके वो रहे हैं मेंबर।
इंस्पायर्ड बाई अ वर्क, किससे इंस्पायर था? अल्बर्ट कामस के वर्क से इंस्पायर था। मिथ्स ऑफ सिसिफस रिटन, लिखा गया 1942 में, इन विच द फिलोसफी ऑफ एब्सर्ड वॉज गिवन। ध्यान रखना, फिलोसफी ऑफ एब्सर्ड कब दी गई? मिथ्स ऑफ सिसिफस में, ठीक है, जो लिखा गया था 1942 में। और इस टर्म के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के अकॉर्डिंग, लाइफ हैज नो सेंस, जीवन में कोई सेंस नहीं है, इसलिए थिएटर शुड हैव नो सेंस, इसलिए थिएटर में भी कोई सेंस नहीं होना चाहिए। फॉर्मल लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। एंड कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, कोई भी परंपरागत रूढ़िगत ढांचा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका नाम दिया गया था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इसका टाइम भी ध्यान रखिएगा, 1950 से 1980। नेक्स्ट है द लॉस्ट जनरेशन, नाम से ही मालूम पड़ रहा है द लॉस्ट जनरेशन क्या है, ठीक है। देख रहे हैं आप, स्टार्टेड इन 1980 में शुरू हुआ था, 1930 में खत्म हो गया। यूज किया गया टू एक्सप्रेस जनरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ऑफ राइटर्स, यहाँ राइटर्स है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आप जानते हैं यही वो समय था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर प्रथम। इट शोड, इस जनरेशन ने दिखाया इफेक्ट्स ऑफ वॉर के प्रभावों को दिखाया, इसलिए इसका नाम लॉस्ट जनरेशन दिखाया गया है। वॉर के प्रभावों को दिखाया लोगों पर, एंड मेड पीपल, और चाहता था कि लोग मुड़े किसकी तरफ? सिंपल एंड आइडियलिस्टिक पास्ट की तरफ, एक सादा जीवन और जो हमारा पुराना अच्छा इतिहास था उसकी तरफ मुड़े, उसको देखें। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन लिटरेरी नोटेबल्स हु लिव्ड इन फ्रांस। ध्यान रखना, ये किसका ग्रुप था? अमेरिकन का, अमेरिकन लिटरेरी नोटेबल्स थे, उनका ग्रुप था। कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्रिटिश लगा दें या इंग्लिश लगा दें। और जो कहाँ रहते थे? फ्रांस में। टर्म एट्रीब्यूटेड टू, ये दिया हुआ है गर्ट्रूड स्टीन, GERTRUDESTEIN। टर्म ये दिया गया है किसको? गर्ट्रूड स्टीन को। एंड पॉपुलराइज्ड किसने किया? ये हेमिंगवे ने, अर्नेस्ट हेमिंगवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर फॉर PGT एस्पिरेंट। इसके फेमस और जो पोइट थे वो कौन थे? F. स्कॉट फिट्जजेराल्ड, हेमिंगवे, इजरा पाउंड, वॉल्डो पियर्स, थॉमस स्टर्न इलियट, कमिंग्स, जॉन डस पासेस। नेक्स्ट टर्म है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी सीधी सी बात है, अब कॉमेडी तो प्योर कॉमेडी, ट्रेजिडी तो प्योर ट्रेजिडी, और ट्रेजी कॉमेडी मीन्स हाफ ट्रेजिडी हाफ कॉमेडी। अमंग सच प्लेयर्स आर शेक्सपियर के सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है, और द टेम्पेस्ट है। ये क्या है? ट्रेजी कॉमेडी से। टर्जरिमा, ये टर्जरिमा और टर्सेट, ये क्वेश्चन आ चुके हैं 2013 वाले पेपर में आए थे, PGT में डिफरेंस पूछे थे, टर्जरिमा और टर्सेट। टर्जरिमा, इट इज एन इटालियन में, ध्यान रखना इटालियन है। इट इज अ टाइप ऑफ टर्सेट, टर्सेट का एक प्रकार होता है, ये भी 3 लाइन का होता है। टर्जरिमा और टर्सेट दोनों ही 3-3 लाइन के होते हैं। ये इंग्लैंड में हुआ, किसके द्वारा फॉलो किया गया? PB शैली के द्वारा। राइमिंग स्कीम क्या है? टर्सेट की क्या है? अंतर क्या है टर्सेट और टर्जरिमा में? दोनों 3 लाइन के होते हैं। टर्सेट में राइमिंग स्कीम AA होती है, और टर्जरिमा में क्या है? ABA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेटम है यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया। विट्स मतलब बुद्धि, तो बुद्धिमान लोग किए गए। एक फ्रेज है जो यूज किया गया टू नेम, नाम देने के लिए किसको? अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी पोइट समझ लिए, स्कॉलर समझ लीजिए 16th सेंचुरी के, जो एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे थे, किससे? ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे लोग थे, ये स्कॉलर्स थे, राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, पोइट थे, इनको कहा गया यूनिवर्सिटी विट्स। और कौन थे उसमें? एंड हु बिकेम पॉपुलर, जो पॉपुलर हो गए, सेकुलर राइटर्स हो गए ऑफ दिस ग्रुप के, जिनमें जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, किसके थे? ऑक्सफोर्ड से थे, और क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस, ये कहाँ से थे? कैम्ब्रिज से। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके, पूछ लिया जाए कि बताइए कैम्ब्रिज से इनमें से कौन नहीं था या ऑक्सफोर्ड में कौन नहीं था, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और
इसी यूनिवर्सिटी बिट्स में थॉमस किट्स को इंक्लूड किया गया इस ग्रुप में बाद में। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जॉर्ज सैंड्सबरी ने इस टर्म को क्या किया था, कॉइन किया था, कॉइंड आउट दिस टर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्सीमिलिट्यूड। वर्सीमिलिट्यूड मतलब एक तरह से सत्य का आभास। कोई चीज हमारे पास है नहीं परंतु हमें ऐसा आभास है कि वो हमारे पास है या हम वैसे हैं। इज अ लाइफ लाइकनेस और बिलीवेबिलिटी, विश्वास ऑफ अ वर्क फिक्शन। फिक्शन मतलब विश्वास ऐसा करना कि वो चीज़ रियलिटी में है नहीं परंतु हम मानते हैं कि वो चीज़ हमें है। द न्यू बिग, बिग तो आप जानते ही हैं जो लगाते हैं। ठीक है, बिग हेयर समझ लीजिए, वो एकदम लगाने के बाद ये लगता है कि हाँ बस हम ही हैंडसम है, हम ही ब्यूटीफुल है, हम ही सुंदर है, सब कुछ है। एंड द हैवी एप्लीकेशन ऑफ, अब मेकअप से तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, मेकअप करती हैं महिलाएं, ठीक है, उन्हें लगता है कि वो रियल, उनका वो सुंदरता है, रियलिटी है, पर ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसा आभास होता है। दैट इज कॉल्ड वर्सिमिलिट्यूड। गेव हर वर्सिमिलिट्यूड ऑफ हेल्थ बट वी ऑल न्यू दैट शी डिड नॉट हैव लॉन्ग लाइफ टू लिव। मतलब कोई अगर सपोज करिए कोई बीमार है, उसकी बॉडी कैसी हो गई है, मैं उसका मेकअप कर दिया तो उसे लग रहा है कि अब मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, मैं बहुत अब और ज़्यादा जीऊँगी मैं, पर रियलिटी क्या है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है जीने के लिए। तो वर्सिमिलिट्यूड क्या है, एक तरह सत्य का आभास। जैसे सपोज करिए कोई किसी का हाथ अगर टूटा हुआ है या किसी का हाथ नहीं है तो उसके हम क्या लगा देते हैं, कोई आर्टिफिशियल हैंड लगा दिया तो उसे क्या एक सत्य का आभास होता है कि चलो मेरा एक हाथ तो है, मगर वो होता नहीं है। दैट इज कॉल्ड वर्सिमिलिट्यूड। वोल्टा, द टर्निंग पॉइंट ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट, सोनेट तो वैसे 14 लाइन की होती हैं, चाहे पेट्रार्कन सोनेट कहें, चाहे इटालियन सोनेट कहें, चाहे वर्ड्सवर्थियन सोनेट कहें, चाहे हम मिल्टनिक सोनेट कहें, आप जानते हैं इन सब सोनेट में जो 9th लाइन में टर्निंग पॉइंट आता है बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट इन द लाइन 9th लाइन, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, वोल्टा। कहने का मतलब पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट कहते हैं हम, वो 14 लाइन में ही होती है। वैसे तो इंग्लिश सोनेट भी 14 लाइन में होती है, तो बटी होती है 2 पार्ट्स में। 8 लाइन का पहला होता है ऑक्टेव, ठीक है, और नेक्स्ट 6 लाइन का होता है क्या, सेस्टेट। तो जो 8 पार्ट खत्म होता है ऑक्टेव और 9th पार्ट जहाँ शुरू होता है सेस्टेट का, पहला सेस्टेट की पहली लाइन और ऑक्टेव की 8 लाइन खत्म होने के बाद जो 9वीं लाइन सेस्टेट की पहली लाइन शुरू होती है उसे टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो उसे ही बोलते हैं हम क्या, वोल्टा। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये कि अगर पोएम पढ़ेंगे आप सोनेट तो शुरू की जो 8 लाइन है उनमें प्रॉब्लम बताई जाती है और टर्निंग पॉइंट जहाँ से आता है वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है सेस्टेट में, इसलिए इसे वोल्टा बोलते हैं। 9th लाइन टर्निंग पॉइंट। जूमॉर्फिज्म, एक मैंने आपको एंथ्रोमॉर्फिज्म पढ़ाया था जिसमें क्या है, जानवरों को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एस्क्राइब की जाती हैं, यहाँ जस्ट उल्टा है, अप्लाइंग एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स टू ह्यूमंस और गॉड्स। एंथ्रोमॉर्फिज्म में क्या था कि आपको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड की जा रही थी, किसको, एनिमल्स को। यहाँ जस्ट उल्टा है, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड की जा रही हैं किसको, ह्यूमंस को। लिखा है जू, तो जू का है तो एनिमल, और एंथ्रो मतलब ह्यूमन काइंड संबंधित है तो ह्यूमन काइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे स्पाइडरमैन, अब है तो मैन परंतु स्पाइडर वाली हरकतें हैं उसकी, ठीक है तो मैन आंटमैन परंतु वो चींटी वाली, कहीं छोटा हो जाता था कहीं बड़ा हो जाता था। अगर आप मार्वल्स की मूवीज देखेंगे, आंटमैन एक मूवी है हॉलीवुड, एवेंजर्स में सारे कैरेक्टर्स हैं, बैटमैन नहीं है। अब है तो मैन बैटमैन परंतु उसमें चमगादड़ वाली हरकतें हैं, तो एनिमल कैरेक्टर्स एस्क्राइब की जा रही है ह्यूमन को। कैट वुमेन, ब्लैक पैंथर, एक चीता है, ब्लैक पैंथर किसी इंसान को ब्लैक पैंथर बना दिया है। तो ये रहा आपका लिटरेटम्स, खत्म हो चुका है आपका। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होगा वो होगा फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। तो इंगेज रहिए वीडियो से और लगातार देखते रहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये रैंक 1 मैंने इनसे अचीव की है, अगर आप इनसे भी नहीं सीख पाए कुछ भी तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप नहीं पढ़ते रहिए और साथ के साथ सेल्फ स्टडी कीजिए। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ढंग से नहीं दिख रहा है, वो नोट्स परचेज कर सकते हैं, उन्हें आराम से अच्छे से समझ में आएगा।
क्योंकि ये सब चीज़ें नोट्स से ही पढ़ाई जा रही हैं। थैंक यू।